बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, जो कि पीएमसी का चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक। और इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिज हैं। तो आज वन बाय वन करके हम ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, जबकि ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्लांट सेल में इसका स्ट्रक्चर ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी कह लें कि 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो पहली लेयर आती है ना वो है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। जो मिडल लैमेला जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो उन्हें आपस में कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद प्राइमरी है जो ट्रू सेल वॉल है, जो लिविंग है, जिसकी नेचर सेलुलोज है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें वैक्स है, क्यूटिन है, लिग्निन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। जो मिडल लैमेला है ये पेक्टिन से बनी है, जो कि पैक्टिक एसिड के 200 रेजिड्यू से मिलकर बना है। प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो ये पोरस है, बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती, परमिएबल है, यानी कि किसी तरह भी सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली सब्सटेंसेस को अंदर आने से या बाहर आने से नहीं रोकती। ये टोटली परमिएबल है और ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी नेचर, साइनोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन, आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। जो एल्गी की सेल वॉल है वो एगर इन नेचर है। फंजाई काइटन जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, ये जहन में रखी जाए बात की, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी सेल वॉल काइटन से नहीं बल्कि उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। और प्लांट सेल वॉल जो कि ऑब्वियसली सेलुलोज से बनी होती है। जो इस हवाले से एक एमसीक्यू आता है कि सेल कैन सर्वाइव विदाउट, तो सेल सर्वाइव कर सकता है सेल वॉल के बगैर, न्यूक्लियस के बगैर, माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर, गोल्जी एपरेटस के बगैर, लेकिन जैसे ही सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो सेल की फौरी तौर पर डेथ हो जाएगी। जो इमीडिएट सेल डेथ काज करता है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेकेंडली जो डिस्कस की गई है वो चीज़ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन इन नेचर है, जो कि लिपिड बाइलेयर इन स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन क्या है इसकी। जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट है इन एनिमल और प्रोटोजोआज में, जबकि ये बीनीथ सेल वॉल है प्लांट्स, फंजाई और जो दूसरे स्पीशीज़ हैं उनमें। इसकी कंपोजिशन देखा जाए तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट हैं। लिपिड्स हैं जो कि 20 से 40% बनाते हैं। प्रोटीन्स हैं जो कि 60 से 80%। लिपिड्स देखे जाएँ तो 2 तरह के लिपिड्स हैं, एक कोलेस्ट्रॉल है और एक फॉस्फोलिपिड है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल वॉल को स्टेबिलिटी देता है और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फ्लूइड इन नेचर है, जो कि फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करते हैं मेम्ब्रेन की। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, और ये मोस्टली ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि फ्यू मोनोसैकेराइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और ये लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल के एक सेल के अराउंड एक फजी कोट बना देते हैं, एक लूज़ कोट बना देते हैं, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कि सेल रिकॉग्निशन, सेल बाइंडिंग और इस तरह के दूसरे जो चंद प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करता है। फंक्शंस को देखा जाए तो ये डिफरेंशियली, बुक में लिखा गया डिफरेंशियली का मतलब, डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब है कि ये सेल और इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके दरमियान डिफरेंस को कायम करती है। सेलेक्टिव का मतलब है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को इनसाइड या आउटसाइड आने देती है। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इजीली लिपिड बाइलेयर के थ्रू इसमें से पास कर सकते हैं। जो लार्ज लिपिड इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं वो इजीली पास नहीं कर सकते, उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म यूज़ किया जाएगा या फिर कैरियर प्रोटीन्स इस्तेमाल की जाएंगी। स्ट्रक्चर के हवाले से 2 मॉडल्स पेश किए गए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसमें कहा गया कि जो लिपिड बाइलेयर है ये सैंडविच बिटवीन प्रोटीन्स लेयर, यानी कि प्रोटीन है, प्रोटीन के दरमियान लिपिड बाइलेयर है,
और लिपिड बाइलेयर इज़ सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन्स, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसमें मॉडिफिकेशंस की गई और फ्लूइड मोज़ेक के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं वो आउटसाइड और इनसाइड यानी कि लिपिड बाइलेयर को सैंडविच ही नहीं करती बल्कि इसके दरमियान भी मौजूद होती हैं। फ्लूइड मोज़ेक के मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग्स हैं इन फ्लूइड सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग्स के तौर पे एक्ट करते हैं इन द फ्लूइड सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस भी इसी के थ्रू होता है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव जिसमें एनर्जी यूज़ होती है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन या अप हिल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है, और दूसरी है पैसिव डाउन द हिल विदाउट एनर्जी जिसमें चीज़ें मूव करती हैं अलॉन्ग द ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही तरह है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एनर्जी ग्रेडियंट होता है उसके कायम करदा ग्रेडियंट से ही चीज़ें मूव करती हैं। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बुक में मेंशन भी नहीं है। तो जो चीज़ें मेंशन है उसमें है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस भी आ जाती हैं, और फैगोसाइटोसिस, और इसके अलावा एक और टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है जिसमें वेजिकल्स बनती हैं, जिसे वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन है और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। इसमें अगर पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट मूव करें टुवर्ड द कंसंट्रेशन या अलॉन्ग द कंसंट्रेशन, पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट मूव करें यानी कि वाटर मूव करे तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर जो वाटर में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं जिसे सोल्यूट कहते हैं, अगर वो मूव करें तो उसे डायलिसिस कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें प्रोटीन्स ना सिर्फ सरफेस पर मौजूद हैं बल्कि ये इसके दरमियान भी मौजूद हैं, और ये रैंडमली मौजूद होती हैं। ये नहीं कि ये फ़िक्स डिस्टेंस से ऐसे ऐसे, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि जो लिपिड बाइलेयर जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसमें प्रोटीन्स हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, ठीक है। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो फास्फोलिपिड की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं इनके दरमियान होता है, और ये इन टेल्स को आपस में बांध देता है, यानी कि टेल्स को आपस में बाइंड करके रखता है। इनकी मूवमेंट और मोबिलिटी को कम करता है, यानी कि इनकी मूवमेंट कम होगी तो जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी और सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज़ होगी। तो जो फ्लूइडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करेगी, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो फ्लूइडिटी डिक्रीज़ करेगी। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल क्योंकि जो लिपिड फास्फोलिपिड की जो टेल है, फास्फोलिपिड की टेल्स के साथ बाइंड कर देता है, इनकी मूवमेंट नहीं होने देता, इसलिए ये फ्लूइडिटी को कम करता है। तो फ्लूइडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली इज़ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल को, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट राइट एंगल एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। तो ये एक सेल में एक पेयर, जो हप्लाइड सेल है नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है तो उसमें एक पेयर होगा। ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट में, ये लोअर प्लांट में सम प्रोटिस्ट, सम बैक्टीरियाज और एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। हायर प्लांट्स में सिर्फ ये एब्सेंट होते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये डुप्लीकेट करते हैं G2 फेज़ में। तो जिसका देखा जाए कि जो फेज़ है हमारे पास S फेज़, तो इसमें क्या क्या होता है कि जो G2 फेज़ है, G2 फेज़ में हमारे पास ये डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद 4 सेंट्रियोल होते हैं और एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, यानी कि 4 सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम। M फेज़ है, M फेज़ में हमारे पास 4 सेंट्रियोल हैं जो डिवाइड हुए हैं और 2 सेंट्रोसोम्स 2 में मौजूद होंगे। G1 फेज़ जो गैप 1 है, क्योंकि जो सेंट्रियोल है
वो हमें चाहिए आगे नेक्स्ट फेज़ में, यानी कि जो डीएनए की सिंथेसिस का की जो चीज़ें हैं वो एस फेज़ से पहले G1 फेज़ है, गैप 1 है, और जो माइटोटिक फेज़ से पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड हैं और इसी तरह के एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो G2 फेज़ में सिंथेसिस होंगे। G1 फेज़ में 2 सेंट्रियोल्स होंगे, एक सेंट्रोसोम पे मौजूद होंगे। एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। G2 फेज़ में सेंट्रियोल्स डिवाइड करेंगे, सेंट्रियोल डिवाइड करके 4 हो जाएंगे, एक ही सेंट्रोसोम में मौजूद होंगे। जैसे ही माइटोसिस या डिवीज़न वाला प्रोसेस होगा तो ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल देखा जाए तो हमारे पास एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं, एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो 3 ट्यूब्यूल एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में प्रेजेंट हैं। एक सेंट्रियोल में टोटल जो ट्रिपलेट्स हैं वो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास 27 हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो 9 हैं। 2 सेंट्रियोल्स में 54 ट्यूब्यूल्स हैं और 18 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। जब एक सेल डिवाइड करता है G2 डिवाइडिंग स्टेज में है, यानी कि G2 फेज में डुप्लीकेट होंगे, तो इसमें जो टोटल ट्यूब्यूल्स होंगे वो 108 और जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होंगे वो 36 होंगे। और जो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो सेंट्रियोल में 9+0 यानी कि 9 साइडों पे और सेंटर में कोई नहीं होगा। फ्लैजेला में जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है, यानी कि 9 साइडों पे होंगे और 2 सेंटर में होंगे। इसी तरह सेम है सीलिया की जो अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स इन सीलिया वो भी 9+2 है। Next is very important organelle, which is nucleus. Nucleus lies in the center of animal cells and in the periphery of the plant cells due to the large vacuoles. Discovered by Robert Hooke in 1831, our role of nucleus was discovered by Hammerling, and the cells were classified on the basis of nucleus by each atom, and the ominous cell E cell was related to the nucleus, which was presented by Rudolf Virchow, and this hypothesis was proved by Louis Pasteur. So we discussed the number of nuclei. So the sieve tube cells or human RBCs are anucleated. It means that there is no nucleus in human RBCs and sieve tube cells. Avian RBCs means the RBCs of birds are mononucleated. Human cells are telophase because they are dividing, they are binucleated, or paramecium is also binucleated. Osteoclasts, skeletal cells and rhizopus are multinucleate. जो chromatin है, chromatin is visible during non-dividing phase and chromosomes are visible during dividing phase. We are going to discuss the structure of the nucleus. The nucleus basically consists of two things, nucleoplasm and the nuclear membrane. Nucleoplasm contains chromatin material, nucleolus, which is highly stained body, which is not an organelle. It is sometimes considered as suborganelle. It contains nucleosol, just like the cytosol. The nucleus contains fluid portion, which is called nucleosol. The nucleolus contains two regions. One is peripheral and granular due to the synthesis of ribosome subunits, and the central fibrillar is fibrous in nature due to the presence of ribosomal DNA, which synthesizes messenger RNA. And the nuclear envelope consists of two layers of lipid bilayer membranes. The inner layer is continuous with the nucleoplasm and the outer layer is continuous with the rough endoplasmic reticulum, which is present in the cytoplasm. The basic structure of the nucleus is discussed here. This is outer membrane, this is inner membrane, and these are nuclear pores through which the exchange of synthesized messenger RNA goes out, and the enzymes are required for the transcription and other processes are transported inside.
via these nuclear pores. These nuclear pores are more numerous in the developing cells than the developed cells because the differentiated or developed cell has no need to transfer the substances across these pores, so it contains less number of pores. Next is the number of chromosomes. Penicillium contains two. These are number of chromosomes, not number of pairs. Ferns contain 500 chromosomes. Mosquito contains 6. Drosophila have 8. Pea have 14. Onion have 16. Corn have 20. Frog has 26. Honeybee have 32. Mouse have 40. And the human and potato contain 46 chromosomes. Chimpanzee and tomato contain 48 chromosomes. This is duplicated double-stranded chromosomes, and these strands are called sister chromatids, and the point where they are united, this is called centromere, and the centromere is a point where there is kinetochore protein, and the kinetochore proteins provides sites for the attachment of spindle fiber for the cell division. Endoplasmic reticulum is another important organelle which doesn't show cyclosis or amoeboid movement due to this, because this is fixed with one side, it is fixed with the nuclear membrane, and the other side is fixed with or attached with the plasma membrane, so it doesn't show cyclosis or amoeboid movement. So this is the basically a network of cisternes extending from the nuclear membrane to the cell membrane. It basically has two types. One is RER, rough endoplasmic reticulum. Due to the presence of ribosomes, it appears in granular structure. It is disc-like. It has disc-like cisternes and it is near to the nuclear membrane. जो इसका फंक्शंस देखा जाए, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स. और जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, so it appears agranular in structure and its cisternes are tube-like in structure. It is near to the plasma membrane. The major functions are lipid anabolism, for example the synthesis of sex hormones, estrogen, progesterone, LDH, etc. All the sex hormones which are lipid in nature are synthesized by the SER. It also provides the detoxification mechanism for alcohol and other substances, and it stores calcium ion and thus help in the conduction of nerve impulse. There are two pathways. When there is a synthesis of lipids, they are synthesized in SCR and then they move to the Golgi apparatus for further processing. In case of proteins, rough endoplasmic reticulum synthesizes protein, then the proteins move into the lumen of the RER, then it moves to the SER, lumen of SER, and then it is transported in the form of vesicles to the Golgi apparatus, where these are processed, and glycosylation happens here, and then these glycosylated modified vesicles are transported outside, are used inside the cell for its needs. So proteins moves from RER to SER and then to the Golgi apparatus. Next is mitochondria. Mitochondria varies in shape, number and size from cell to cell. ये लाइट माइक्रोस्कोप में वेसिकल्स, रॉड्स या रॉड्स की फॉर्म में ज़ाहिर होती है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करती है, जिसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. इसका मैट्रिक्स है, जो डबल मेम्ब्रेन है इसकी. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ इन नेचर है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो वेरियस इनफोल्डिंग्स शो करती है. इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहते हैं, और क्रिस्टा कंटेन्स F1 पार्टिकल्स. जो इसका मैट्रिक्स है, इसमें DNA, सर्कुलर DNA. It has its own ribosomes which are just like prokaryotic ribosomes, and these are 70S.
इसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल्स के लिए और को एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका फंक्शंस चेक किए जाएँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरोवेट एंटर होता है सेल में। ग्लूकोज नेवर एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ सेमी ऑटोनोमस because it contains ribosomes. It can synthesize its own proteins, so it can live independently. It is self-replicating because of it contains its own DNA, so it can self-replicate. Endosymbiotic. It is endosymbiotic in nature because it performs the process of aerobic respiration, so it can live as endosymbiote in bacteria. The number of mitochondria are directly proportional to the physiological activity of the cell, of the muscles, etc. Or mitochondria divide through binary fission. Vacuoles are single membrane bounded organelles which are helpful in storage, maintaining turgor pressure and maintaining the tonicity of the cell. In case of plant cells, immature plant cell contains small and many small vacuoles, and they coalesce, they combine to form a larger vacuole which pushes the nucleus to the periphery of the cell. एनिमल सेल्स में जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें न्यूक्लियर वैक्यूल नहीं होता। जो यूनिसेलुलर हैं, जो प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम हैं, दे कंटेन वैक्यूल्स। Lysosomes are also single membrane bonded organelles. There are two types of lysosomes, primary lysosomes and the secondary lysosomes. Primary lysosomes are inactive, free or non-functional lysosomes. They are basically derived from the Golgi apparatus and they contain hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes are those enzymes which break the larger polypeptide molecules into the smaller molecules with the help of water. तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं वो एक्टिव हैं, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं किसी वैक्यूल के और ये फंक्शनल होते हैं। डिसऑर्डर्स फंक देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो सेल में एंटर हुआ है तो वैक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा। ये बेसिकली कहलाता है नॉन बाइंडेड फॉर्म में, इसे प्राइमरी वैक्यूल कहते हैं। जैसे ही ये किसी फूड वैक्यूल के साथ, किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ जुड़ेगा तो इट विल बी सेट डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल में ये लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज़ करेगा और एंजाइम रिलीज़ करने के बाद ये यानी कि पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में जो कि अब्जॉर्बेबल हैं, यूजेबल हैं सेल के लिए, उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्राइमरी वैक्यूल किसी कोई ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेली है या फिर स्टारवेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान जो सेल अपनी ऑर्गेनेलीज़ को खाना शुरू कर देता है, इसके दौरान जो प्राइमरी वैक्यूल है वो ऑर्गेनेली के साथ मिलेगा। इसे सेकेंडरी वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम कहते हैं और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी होगा, यानी कि सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस। अगर कोई बैक्टीरिया या फॉरेन माइक्रोब एंटर हो जाता है सेल्स में तो उसके साथ मिलके, क्योंकि ये सेल की नेचर से ताल्लुक़ नहीं रखता, अनदर सेल है, तो ये जैसे ही फैगोसाइटोटिक सेल में एंटर होगा तो प्राइमरी वैक्यूल इसके साथ बाइंड करके हेट्रोफैगोसोम बनाएगा और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हेट्रोफैगी। और इसी से रिलेटेड एक टर्म है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस एक डिजनरेटिव प्रोसेस है जो कि यूज़फुल है और ये एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वन ऑफ इट्स एग्जांपल इज़ टेडपूल का जो टेल रिमूव करके इसे फ्रॉग में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ ऑटोलाइसिस। और जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स हमारी वेब्ड होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो ये वेब्ड होती हैं, तो इन फिंगर्स को लैदा करने के लिए भी हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑटोलाइसिस। और अगर इनके कैटाबॉलिक एंजाइम्स फेल हो जाएं तो इससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं और दे आर टर्म्स एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इनमें ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 है, जिसमें ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल्स में, लिवर में। और टे-सेक्स डिजीज़ है जिसमें लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन में। पॉम्प्स डिजीज़ है, पॉम्प्स डिजीज़ में अल्फ़ा-1,4 ग्लाइकोसाइडेज़ जो कि माल्टेज़ एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से
लिवर में एकोमुलेट होना शुरू कर देता है। दिस इज़ पॉम्प्स डिजीज़ और नेमन्स पिक डिजीज़ में स्फिंगोमाइलिन जो कि स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ब्रेन में एकोमुलेट या नर्व्स में न्यूरॉन्स में एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे डिजनरेशन हो सकती है न्यूरॉन्स की और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। Last organelle is microbodies. Microbodies basically derived particles of derived vesicles of Golgi apparatus, which are oxidative in nature. They are carrying oxidative enzymes. Lysosomes were carrying hydrolytic enzymes and microbodies are carrying oxidative enzymes. इनमें दो काबिल ज़िक्र हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं। पेरोक्सिसोम्स दे आर इनका नाम दिया गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फार्मेशन के हवाले से, और जो ऑक्सीडेज है वो फार्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है, कैटालेज ब्रेक डाउन करता है, पेरोक्सीडेज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्लस अदर रिलेटेड कंपाउंड्स उनकी भी डिकम्पोजिशन पेरोक्सीडेज करता है। ग्लाइऑक्सिसोम्स बी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड माइक्रोबॉडीज़ सेल में जो पाई जाती हैं, ये मोस्टली प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, और ये इनमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सीड जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है तो उसे एनर्जी चाहिए, तो सीड जो फूड स्टोर करता है अपने अंदर वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स फैटी एसिड, तो ऑयल्स की फॉर्म में। तो ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलेट साइकिल यूज़ होता है इस पर ग्लाइऑक्सिसोम्स में। ग्लाइऑक्सिसोम फैटी एसिड एंटर होते हैं साइकिल में एंड दे आर इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। ग्लूकोनियोजेंसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।